नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज अपना सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हाल ही में एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा है जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, मृत्यु। एक ऐसा शब्द जो या तो इंसान को मोक्ष का स्मरण करवाता है या इंसान के मन में भय उत्पन्न करता है। बहुत सारे व्यक्ति मरने से भी डरते होंगे और बहुत सारे व्यक्ति मरने से प्रेम भी करते होंगे, लेकिन अगर उसी चीज को इच्छा मृत्यु का नाम दे दिया जाए, यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मृत्यु को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, जिसे उसकी इच्छा होती है। भाई मैं सोच लूं कि मेरे को मरना है, ये मेरी इच्छा है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन उस इच्छा मृत्यु को स्वीकृति दे दी जाए, ऐसे दुनिया में बहुत सारे देशों ने कर भी रखा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इसको आपराधिक दंड माना जाता है। कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं भारत में इस चीज के ऊपर, इच्छा मृत्यु के कानून को लेकर के, उन पर हम चर्चाएं करेंगे। बट सोच के देखिए, अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल से आज की इस जनरेशन में या आज के इस डिजिटल एरा के टाइम में ऐसे हजारों व्यक्ति होंगे जो इस चीज से गुजर रहे होंगे या इस चीज की कामना कर रहे होंगे। बट ये ऐसे व्यक्तियों के लिए कानून बनाया जा सकता है जो व्यक्ति पीड़ादायक जीवन जी रहे हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं उनको जिनका कोई इलाज नहीं है और वो असहनीय पीड़ा को सहन कर रहे हैं, जिसका एकमात्र ही मार्ग है मृत्यु, जो इस पीड़ा से मुक्त हो जाना चाहते हैं। बट क्या किसी इंसान को इंजेक्शन देकर के उसकी मृत्यु को स्वीकार करवा लेना, क्या ये न्यायोचित पूर्ण है? देखो, भगवान की अदालत में तो उसे न्याय नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसी पीड़ा से गुजर रहा हूं, मान लो, और मैं कहूं कि मेरे को मृत्यु चाहिए और मुझे इंजेक्शन के द्वारा मृत्यु दे दी जाए, तो एक प्रकार से हत्या ही हो सकती है, भले ही उसको कानूनन पास कर दिया जाए। बट प्राकृतिक रूप से वो मृत्यु नहीं है, वो आकस्मिक निधन है, उसको मोक्ष नहीं कहा जा सकता अकॉर्डिंग टू शास्त्रार्थ। एक प्रकार से हम देख के चले तो, बट देखा जाए तो उसको उस पीड़ा से मुक्त ही किया है, तो वो एक प्रकार से मोक्ष ही है। बट इस प्रकार के कानूनों के बारे में, ऐसे लॉज के बारे में अन्य देशों के अंदर क्या राय है और भारत में क्या राय है? इच्छा मृत्यु को लेकर के भारत में क्या सुधार किए गए हैं? आखिर इच्छा मृत्यु है क्या? उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आइए हम जानते हैं इच्छा मृत्यु के बारे में। चर्चा में क्यों है तो इसका कारण बताता हूं। ब्रिटेन का मरणासन रूप से बीमार वयस्क जीवन का अंत, यानी कि विधेयक है एक ब्रिटेन में जीवन का अंत, जिसे हम शुद्ध भाषा में मरणासन रूप से बीमार कह सकते हैं, या ऐसा एक ऐसी कंडीशन जब इंसान मरने के हालात में होता है, मृत्यु शैया पे लेटा होता है, तो उसमें जीवन के अंत का एक विधेयक दिया गया है, जिसे हाल ही में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किया गया है कि भी ऐसा व्यक्ति जिसको पीड़ा है, असहनीय पीड़ा है और जो मृत्यु की शैया पे है, उसको मोक्ष दे दिया जाए। और 6 महीने से कम समय तक वो जीवित रहने वाला है जो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, मरणासन के रूप में है, बीमार वयस्कों के लिए सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बना देगा। ये ऐच्छिक मृत्यु को वैध बनाने की बात कही गई है, बशर्ते उन्हें सख्त सुरक्षा उपायों और कई चिकित्सीय स्वीकृतियों की आवश्यकता हो। बिना किसी सलाह मशूरे के ऐसा नहीं किया जा सकता, उसको डॉक्टरी सलाह के द्वारा लागू किया जा सकता है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मरणासन पर लेटे हुए व्यक्ति जो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं और उनको सम्मान प्रदान करना है, यानी कि वो उस पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उनको इच्छा मृत्यु दे दी जाती है। हालांकि अभी पास नहीं हुआ है, बट इसके ऊपर कुछ चीजें हैं, बताऊंगा मैं। साथ ही उन्हें जबरदस्ती से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि ऐसे लोग जो मर जाना चाहते हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान करना बनता है, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। अभी इसको मान्यता नहीं दी गई है, हालांकि कुछ देशों में इसको मान्यता दी भी गई है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। भारत में अभी तक इसमें मान्यता नहीं दी गई है। यह भारत के सम दृष्टिकोण के विपरीत है, हालांकि हम इसको ब्रिटेन या अनदर देशों के तरह नहीं देखते हैं, हम इसको अलग नजरिए से देखते हैं, जो इच्छा मृत्यु का निष्क्रिय रूपों तक सीमित रखता है। जो इच्छा निष्क्रिय रूप से कैसे? मान लो किसी को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है,
तो उसको जीवनदायक कुछ दवाइयां दी जाती हैं जो उस बीमारी को बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन उस इंसान की पीड़ा दूर नहीं कर सकती। तो निष्क्रिय मृत्यु ये कहती है कि आप उसका इलाज कर रहे हो तो उसको वो जीवनदायक दवाइयां देने से थोड़ी कमी कर दो, ताकि उसको समय के साथ प्राकृतिक रूप से मृत्यु आ जाए, ताकि वो इस पीड़ा से जल्दी मुक्त हो। बट आप अपने हाथ से ऐसा काम मत करो कि उसको मृत्यु दो, वो एक अवैध रहेगा जिसको हम अपराध मानेंगे। उसके तहत अगर मैं बात करता हूं तो इसकी पहुंच और नैतिक जटिलताओं जैसी चुनौतियों का सामना करता है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। आखिर इच्छा मृत्यु क्या है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इच्छा मृत्यु की बात करता हूं तो इसको एक भाषा में कहा जाता है यूथानटोस। यूथानटोस मतलब यू मतलब इच्छा, थानटोस मृत्यु। ये एक्चुअल में किस भाषा का शब्द है तो ये ग्रीक वर्ड है, हमारा वर्ड नहीं, ग्रीक वर्ड है यूथानटोस। यू मतलब इच्छा, थानटोस मतलब मृत्यु, और ये लिया गया है जिसको जोड़ के बोला जाता अच्छी मृत्यु। ऐसी कौन सी मृत्यु है जो प्राकृतिक रूप से ना आकर के अच्छी हो? नेचुरली डेथ ही अच्छी होती है, उसके अलावा कोई डेथ अच्छी नहीं होती है। बट फिर भी ये बताते हैं कि लाइलाज या लाइलाज बीमारियों के चलते इंसान को होने वाली असहनीय पीड़ा से राहत पाने के लिए जानबूझकर जीवन समाप्त करने का कार्य एक अच्छी मृत्यु होती है, ताकि उसको उस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। यह अक्सर शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक कष्ट को कम करने के लिए, प्राथमिक उद्देश्य से जीवन को समाप्त करने के लिए एक दर्द रहित जानबूझकर हस्तक्षेप को संदर्भित करता है। जानबूझकर उसमें इंटरफेयर करने की बात कर रहा है कि भाई मेरे को चाहिए, मैं इसको सहन नहीं कर सकता, यह बात यहां पर कही गई है। आखिर कैसे निपटान किया जा सकता है, इन चीजों में किस प्रकार से बदलाव देखा जा सकता है, तो ये हस्तक्षेप वगैरह सही है या गलत है उन चीजों को जानते हैं। प्रकार अगर मैं बात करूं तो इच्छा मृत्यु को सहमति मींस एग्रीमेंट, यानी कि मैं सहमत हूं, तो उस आधार पर, विधि यानी कि कानून के आधार पर, दो आधारों पर बांटा गया है। सहमति के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो स्वैच्छिक मृत्यु, यानी कि मेरी अगर इच्छा है तो मैं मृत्यु को प्राप्त करता हूं, तो यह स्वैच्छिक मृत्यु हो गई। किसी की भी इच्छा है वो उसको प्राप्त करता है तो उसकी स्वैच्छिक होती है। यह मानसिक रूप से सक्षम रोगी की सूचित सहमति से किया जा सकता है। मानसिक रूप से सक्षम रोगी यानी कि जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है इन चीजों के मामले में, और जो बहुत सारी असहनीय पीड़ाओं को झेल रहा है और वो बोलता है कि मैं, मेरे को चाहिए, तो उसको इस प्रकार की मृत्यु जब चाहनी होती है तो उसको स्वैच्छिक मृत्यु बोल देते हैं। जो अपना जीवन समाप्त करने का अनुरोध कर रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को मौत दे दो, मौत दे दो, तो ये स्वैच्छिक मृत्यु में काउंट होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं गैर स्वैच्छिक मृत्यु, यह तब किया जाता है जब रोगी सहमति देने में असमर्थ होता है। ये ऐसे टाइम पे किया जाएगा जब रोगी जो होता है ना, वो सहमति नहीं दे पाता, या तो वो बेहोश चल रहा है लंबे समय से, या कोमा में चल रहा है लंबे समय से, या वो इस हालात में है ही नहीं, मानसिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि वो कुछ बोल पा रहा है, उसे गैर इच्छिक मृत्यु में रखा जाता है। एक प्रतिनिधि निर्णयकर्ता उसे अधिकृत करता है। अनैच्छिक इच्छा मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो रोगी की इच्छा के विरुद्ध उसे बिना पूछे किया गया कर्म अवैध और अनैतिक रूप से अस्वीकार्य माना जाता है। अवैध और नैतिक रूप से उसे अस्वीकार्य माना जाएगा, क्योंकि आपने बिना पूछे किसी के साथ ऐसा किया है। भाई कोई लेट रहा है, बीमारी का इलाज करवाने आपसे है, आप उसको पॉइजन इंजेक्शन दे दो, ये अवैध माना जाएगा, अनैतिक कार्य होगा। यह होता है अनैच्छिक इच्छा मृत्यु। ठीक, अब विधि के आधार पर, विधि यानी कि कानून के आधार पर, पहला प्रकार तो हमने देख लिया, दूसरा है कानून के आधार। कानून के आधार पर होता है सक्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि मृत्यु का कारण बनने वाली प्रत्यक्ष कार्रवाई, जैसे घातक इंजेक्शन देना, यह सक्रिय इच्छा मृत्यु में आता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मीन्स जीवन रक्षक उपचार को रोक देना। मान लो कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसके सही होने की संभावना नहीं है, और उसके उपचार में जो जीवन रक्षक दवाइयां दी जा रही है उनको रोक देना, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है तो रोक देना। अब उसको प्राकृतिक रूप से जब मृत्यु मिल जाती है तो वो निष्क्रिय मृत्यु है। यदि आप उसे जहर वगैरह दे देते हो और उसकी बॉडी में ऐसी चीज को एक्टिव कर देते हो कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो सक्रिय मृत्यु में काउंट होता है।
उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ऐसी चीजें जैसे कि कुछ देशों के नाम बता रहा हूं जिसमें वैश्विक स्तर पर कानूनी पहल की गई है, जो वर्ल्ड लेवल पर इन चीजों की पहल कर रहा है, जैसे नीदरलैंड है, बेल्जियम है, कनाडा है, कुछ अमेरिकी स्टेट्स हैं। जैसे देशों के अंदर सख्त सुरक्षा उपायों के तहत स्वैच्छिक मृत्यु, और स्वैच्छिक में भी कैसी, सक्रिय मृत्यु या चिकित्सक सहायता प्राप्त आत्महत्या की कानूनी सहमति दी गई है। इन देशों में स्वैच्छिक जो सक्रिय मृत्यु है, यानी कि पॉइजन इंजेक्शन देके, घातक इंजेक्शन देके जीवन लीला समाप्त करने पर एक प्रकार से सुसाइड करने की परमिशन दे दी गई है। कमाल की बात है, कैसा देश है। हमारे देश में इसके लिए क्या प्रावधान, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो उसकी सहमति दी गई है। अधिकांश देशों में सक्रिय इच्छा मृत्यु अवैध है, ये सही नहीं मानी जाती। उसके अलावा इसे हत्या माना जाता है। भाई दूसरा आदमी आपको पॉइजन देके मार रहा है, वो हत्या ही है, मर्डर ही है, लेकिन उन देशों ने परमिशन दी है, वो गलत है। लेकिन हम अपने देश के आधार पर देखें तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं सहायता प्राप्त आत्महत्या में रोगी स्वयं घातक दवा का सेवन करता है, जबकि इच्छा मृत्यु में तीसरा पक्ष मृत्यु का कारण बनता है। यदि सहायता प्राप्त मृत्यु, मैं बोल दूं किसी की दुकान से सल्फास ले आया, खाली वो सहायता प्राप्त मृत्यु में पैसे देकर के ले आया, उसमें खुद कारण बना मैं। लेकिन सक्रिय मृत्यु की मैं बात करूं तो मेरे बॉडी में कोई तीसरा आदमी पॉइजन डाल रहा है, कोई थर्ड पर्सन अगर इंटरफेयर कर रहा है तो वो हत्या कहलाएगी। उस चीज को हम हत्या का एक रूप दे देते हैं। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत में कानूनी स्थिति क्या है। भारत में यदि कानूनी स्थिति की बात की जाए तो सक्रिय इच्छा मृत्यु घातक पदार्थों के सेवन जैसे कृत्यों के माध्यम से जानबूझकर मौत का कारण बनना भारतीय दंड संहिता के माध्यम से या उसके तहत अवैध और दंडनीय माना जाता है। भारत कहता है कि इसके लिए कतई परमिशन नहीं दी जाएगी। प्राकृतिक रूप से मौत आती है तो आए, नहीं तो ऐसी कोई भी कार्रवाई हम परमिटेड नहीं करेंगे। नए बीएनएस का रुख करें तो देखने को मिलता है हमें दुरुपयोग, इन चीजों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, जीवन की रक्षा के लिए सक्रिय इच्छा मृत्यु को आपराधिक घोषित किया गया है कि कोई थर्ड पर्सन किसी को पॉइजन देकर के नहीं मार सकता, भले ही सामने वाले की इच्छा हो रही है नहीं हो रही है, इसको आपराधिक माना जाएगा। धारा 100 और धारा 101, धारा 100 और 101 के तहत गैर इरादतन हत्या और हत्या को परिभाषित किया गया है। यदि कोई सक्रिय इच्छिक मृत्यु को सहमति देता है तो उसको गैर इरादतन या इरादतन हत्या का आरोपी माना जाएगा। आईपीसी का धारा 302 में इसे मर्डर कहा जाता था। अब इसके अंदर भी इस धारा 100 और 101 लागू की गई है हमारी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंदर। यदि मैं बात करूं, इसका अर्थ है कि इच्छा मृत्यु सहित हत्या का कोई भी कृत्य अपराध माना जाएगा। हत्या तो हत्या ही होती है, उसको अपराध ही माना जाएगा जब तक कि वह कानूनी अपवादों के अंतर्गत नहीं आती। यदि उसमें कोई कानूनी एक्सेप्शंस नहीं है तो उसको अपराध ही माना जाएगा। कानूनी एक्सेप्शंस हैं तो शायद हो सकता है उसे अपराध ना माना जाए। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अगर मैं बात करूं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ एक मामला आया था 2011 में। ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी रूप से अनुमति दी गई थी, उसे अनुमति दी गई थी क्योंकि कोई ऐसा सीरियस क्रिटिकल मामला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। और कॉमन कोच बनाम भारत संघ 2018 में एक मामला आया जिसमें आगे स्पष्ट किया गया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जीवन सहायक उपचार को रोकना या वापस लेना शामिल है, जिससे प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। मान लो कोई इस पीड़ा से गुजर रहा है, भयंकर कैंसर जैसी पीड़ा से गुजर रहा है और वो हॉस्पिटल में इलाज करवाने चला गया। अब उसको लग रहा है कि मैं सही नहीं हो पाऊंगा, वो उस इलाज से बैकफुट पे आ जाता है, यानी कि वो इलाज करवाने से मना कर देता है या वापस ले लेता है। तो फिर प्राकृतिक रूप से वो उस मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह है प्राकृतिक, इसको निष्क्रिय मृत्यु कहेंगे। या डॉक्टर बोल देता है कि भाई इस पे इतना पैसा लगेगा, इतना खर्चा आएगा और आप अगर ऐसा करते हो तो कर्ज में डूब सकते हो। गरीब परिवार को इस प्रकार से देख के वो बता सकता है और अंततः इसका ये अंजाम होना ही होना है। तो वो
उन सहायक उपचार को करने से एक प्रकार से सलाह दे करके इंसान को मना भी कर सकता है स्पष्टली ये चीजें। हालांकि डॉक्टर कभी करता नहीं है, बट फिर भी वो सलाह दे आपको और आप उपचार वापस ले लो तो प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। अंत ही उसका वही है, तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो वो प्राकृतिक चीज होती है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ऐसा। डॉक्टर ये थोड़ी कह देगा मैं जहर दे देता हूं एक दिन में ही पीछा छूट जाए, ऐसा नहीं है यार। आप किसी इंसान के जीवन लीला को समाप्त, हो सकता है कि कर्म ऐसे हो कि 10 साल कैंसर रही और अचानक कैंसर खत्म। आप हंसोगे है कैसी बात कर दी यार भाई साहब, आप तो चमत्कार वाली बात करो। हो भी सकता है, कर्मों का लेख होता है, कर्म सबसे बड़ी चीज है और आपके कर्मों का लेख। हो सकता है कि आपने किसी कर्म को भोगा हो और उतने ही समय के लिए वो पीड़ा लिखी हो और उसके बाद सही होना लिखा हो, तो वही चीजें होती है ना। 2011 अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ मामले में यह माना गया कि जीवन रक्षक उपचार कानूनी रूप से निर्णय लेने की क्षमता में रहित व्यक्तियों को भी रोका वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा 2018 कॉमन कोज बनाम भारत संघ मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। हमारे आर्टिकल 21 में कहा गया कि सम्मान पूर्वक मरना एक मौलिक अधिकार है, यानी कि प्राकृतिक रूप से मरना, ना कि फांसी खाली मर गए, वो सम्मान पूर्वक नहीं है। सल्फास खाली मर गए सम्मान पूर्वक नहीं है, सबसे घटिया मौत है वो, ये कहूंगा मैं। भारत सरकार ने अग्रिम चिकित्सा निर्देशों या लिविंग विल के उपयोग को वैध बनाया। लिविंग विल का उपयोग यानी कि वही, यानी कि जो आप अपनी इच्छा से इलाज को वापस ले लो या उसको वही रोक दो, तो वो प्राकृतिक मृत्यु में माना जाएगा। 2023 कॉमन कोज बनाम भारत संघ ने नौकरशाही बाधाओं को दूर करने के लिए लिविंग विल बनाने और जीवन रक्षक उपचारों को रोकने वापस लेने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इस प्रकार की चीजें कर करके इन चीजों को सरल बनाया गया है, बट अभी भी सक्रिय मृत्यु को हमने कानूनन नहीं बताया है, जो हमारे लिए गैर इरादतन हत्या में ही गिनी जाएगी। ठीक है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के समर्थन में अगर मैं बात करूं तो प्रमुख तर्क क्या है, इसमें तर्क देखे जाए तो रोगी की स्वायत्तता का सम्मान, जो रोगी की अपनी स्वायत्तता है उसकी रिस्पेक्ट करना, यह सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने से व्यक्ति को अपने शरीर और जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन मैं इस चीज के पक्ष में नहीं रहूंगा। अगर आज के टाइम पे ऐसा किया जाता है तो आज का जो यूथ है ना, वो इस चीज का बहुत ज्यादा गैर तरीके से प्रयोग करेगा। किसी को थोड़ा सा भी घर वालों ने डांट दिया, वो तो तुरंत लिख देगा मेरे को तो मरना है, मेरे को तो ऐसा नहीं पीड़ा है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसी अवस्था जब इंसान उस बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं, तो इच्छा मृत्यु हम कह सकते हैं उससे। बट ऐसे कानून ना बनाए जाए कि जो सभी के लिए नुकसानदायक। इसके लिए अगर मैं बात करूं, असहनीय पीड़ा का सामना करते समय सम्मानजनक मृत्यु को चुनने का अधिकार उसके पास हो। हाँ, असहनीय पीड़ा वाली बात हो कि उस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है और लाइलाज है और एक दिन मौत ही उसका कारण है, तो हो सकता है उसको सम्मानजनक तरीके से, जिसको मैं बता रहा हूं कि भाई एक प्रकार से सहायक दवाइयों का या सहायक जीवन रक्षक उपचार को वापस ले लेना, यह सम्मानजनक प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सकती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय पर आधुनिक विचारों के अनुरूप के है कि कॉमन कोज बनाम भारत संघ मामले में भारत ने सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के फैसले में आर्टिकल 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार को स्वीकृति दी थी, जिससे मरीज का अग्रिम चिकित्सा निर्देश या लिविंग विल बनाने की अनुमति मिली। उसके अलावा उदाहरण के लिए जिन देशों में इच्छा मृत्यु कानून है वहां 60% से अधिक मौतें कैंसर रोगियों से गंभीर दर्द से संबंधित है। 60% वहां कैंसर के मरीज हैं या वहां गंभीर दर्द से पीड़ित लोग हैं, जो असहनीय पीड़ा है और जिससे वो मृत्यु मांग रहे हैं। ये उन देशों की कहानी है जिनमें इच्छा मृत्यु कानून पास है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इच्छा मृत्यु के वैधीकरण की अगर मैं बात करूं, उसके विरुद्ध प्रमुख चिंताएं क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं या टेंशंस क्या हैं, उसकी अगर मैं बात करता हूं तो नैतिक और नैतिक विरोध एक प्रकार से मैं कह सकता हूं। जैसे भारतीय समाज में कई लोग इच्छा मृत्यु को नैतिक रूप से गलत मानते हैं। सही तरीके से तो माना जाए तो उसको गलत ही है।
तथा जीवन की पवित्रता का उल्लंघन मानते हैं कि यार आपको जीवन मिला है तो कुछ ऐसा काम करो जो नाम हो, जिंदगी छोटी हो पर महान हो, दुनिया जाने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कितने बड़े नाम करके गए हैं, विक्रम बत्रा जैसे महान सैनिक कितना नाम करके गए हैं, हमारे देश के शहीदों की गिनती देखो, कितना बड़ा बड़ा नाम करके गए हैं, देश के लिए प्राणों की आहुति दे गए। तो जीवन मिला तो कुछ ऐसा करके जाओगे संपूर्ण सृष्टि याद रखें। उसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हमारी क्या कहती हैं, जीवन के सक्रिय अंत का कड़ा विरोध। इसमें हत्या के बराबर माना जाता है कि आप आत्महत्या कर लेते हो, ये हत्या ही है एक प्रकार से, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। दुर्व्यवहार और दबाव का जोखिम, यानी कि बुजुर्ग, विकलांग, आर्थिक रूप से आश्रित जैसे कमजोर वर्गों को इच्छा मृत्यु का विकल्प चुनने के लिए दबाव डाले जाने या दबाव डाले जाने का खतरा हो सकता है या रहता है। हो सकता है कि कोई भारी तबके का व्यक्ति है, वो अपने से गरीब को इतना दबा दे, इतना वो कर दे, प्रेशराइज, टॉर्चर कर दे कि वो एक दिन इच्छा मृत्यु मांगने चला जाए। हो सकता है किसी को घर के बुजुर्ग पसंद ना हो, उनको इच्छा मृत्यु मांगने पर प्रेशराइज कर दे। तो इस प्रकार की चीजों का हो सकता है, विकलांग है, उसके जीने की इच्छा है लेकिन बोल दे तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, उसको ऐसे पटक दे तो वो स्वयं ही मृत्यु की पुकार करने लग जाएगा। तो इस प्रकार के दबाव का खतरा बना रहता है। तो इस प्रकार के दबाव को रोकने के लिए ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा भारत जीवन के अंतिम समय में सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपना सकता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्युओं को सरल बनाना। जैसे जनवरी 2023 में भारत सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम चिकित्सा निर्देशों में लिविंग विल के न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यापन की अनिवार्य आवश्यकता को हटाकर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को सरल बना दिया है तथा इसके स्थान पर नोटरीकरण या राजपत्रित अधिकारी सत्यापन की अनुमति दे दी है कि इस पे आप नोटरीकरण कर सकते हो। इसके लिए आप रियल में भाई इसको वैध बता करके इस कारण को ये अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त कर सकता है या इस उपचार को वापस ले सकता है। लेकिन निष्क्रिय, सक्रिय अभी भी अनुमति नहीं है। निष्क्रिय मतलब आप इलाज छोड़ सकते हो, तीसरा आदमी आपके शरीर में किसी पॉइजन को प्रवेश नहीं करवाएगा, वो मर्डर कहलाएगा। अगर ऐसा होता तो आप तो चले जाओगे लेकिन सामने वाले के गले की फांस बन जाओगे। तो यही है। उसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड, लिविंग विल को एकीकृत करने से देश भर के चिकित्सा पेशेवरों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित होती है, जिससे निर्णय लेने में तेजी आती है, डिसीजन लेने में भी तेजी आ जाती है, जिससे स्पष्ट विधायी ढांचा विकसित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया और निर्धारित किया कि इस बात पर जोर दिया है संसद को व्यापक कानून बनाना चाहिए, विशेष रूप से सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में स्पष्ट अंतर करने और अग्रिम निर्देशों को विनियमित करने के लिए एक मजबूत कानून, अगर मैं बात करूं तो अस्पष्टता को कम कर देगा। एक अच्छा कानून होना चाहिए जहां सब कुछ क्लियरिफाई कर दिया जाए। चिकित्सा व्यवसायों को कानूनी जोखिम में बचाएगा, प्रक्रियाग्रस्त स्पष्टता प्रदान करेगा। ये क्लियरिफाई करना जरूरी है कि इस प्रकार की चीजें हैं और ऐसी चीजें इस प्रकार से लागू की जा सकती है, इस तरीके से इनको माना जा सकता है। अब उसके बाद हम बात करें तो भारत में इच्छा मृत्यु पर बहस, व्यक्तिगत स्वायत्तता और नैतिक संस्कृति कानूनी मूल्यों के बीच संतुलन बनाती है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और अग्रिम निर्देशों के माध्यम से सम्मान पूर्वक मृत्यु के अधिकार को मान्यता देते हैं, जिसे आर्टिकल 21 में रखा गया है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र आता है। फिर भी प्रक्रियागत अगर बात की जाए तो प्रक्रियागत जटिलता, सामाजिक विविधता और स्वास्थ्य सेवा संबंधी असमानताएं अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी भी समाज का असली मापदंड इस बात से पता चलता है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। कानून को मजबूत करना, उपसामक देखभाल और सार्वजनिक शिक्षा एक
करुणा में और विनियमित मार्गदर्शन मार्ग प्रदान करती हैं। ये महात्मा जी का एक विचार था। उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से आप अपने कमजोर सदस्य के साथ व्यवहार करते हो, वही चीज ये होगी। तो ये कुछ प्रकार के कानून या कुछ चीजें भारत में इच्छा मृत्यु के लिए सुधार किए गए हैं, जिसमें सक्रिय मृत्यु को अभी भी लागू नहीं किया जा सकता और कुछ देशों में किया गया है। उन देशों में जो कैंसर मरीज हैं, जो एसएनए पीड़ा से जूझ रहे हैं, 60% से अधिक उनकी संख्या है, तो इसको इंक्लूड किया गया है। भारत जैसे देश में इसको अपवित्र और आपराधिक माना जाता है, जिसको हम लागू नहीं कर सकते। हालांकि कुछ मामलों में भारत ने निष्क्रिय मृत्यु को बताया है, जिसमें प्राकृतिक रूप से उसको मृत्यु बोला जा सकता है। जैसे कि आप अपने इलाज वगैरह को बंद कर लो और ये चीजें हो जाए तो एसएनए पीड़ा से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार की चीजों में उसको गिना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार की खबरें और इसी प्रकार के फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।